नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुन पर। और आशा करते हैं कि संक्रमण की सुनामी के दौर में आप सब स्वस्थ होंगे, अपने परिजनों का, अपने परिवार का, मित्रों का, सभी का ख्याल रखने होंगे। जैसे कि ज़रूरत है आज के दौर में हमारे समाज को कि और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप इसी दौर को मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उचित प्रयोग, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, इन सब का खास ध्यान रख रहे होंगे। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि पूरा देश और जो दुनिया इस कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, जल्द से जल्द बाहर निकले। इस संक्रमण के दौर पे हमारी एक छोटी सी मुहिम हमने शुरू की है इस चैनल सुन के जरिए, जहाँ पर हम देश विदेश से बहुचर्चित चेहरों को आपके सामने लाते हैं, उनके जीवन की कहानी और उनके संघर्ष की कहानी सुनने का प्रयास करते हैं और उनसे कुछ सजग होकर सीखने का कोशिश भी हम लगातार करते हैं। इसी पहल के चलते हुए मैं स्वागत करता हूँ मैडम आकांक्षा मुंजाल जी का। आकांक्षा, स्वागत है आपका हमारे चैनल। दर्शकों को थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दूं कि आकांक्षा इस वक्त जनरल मैनेजर हैं वॉलमार्ट की, लीगल उसमें हेड करती हैं वॉलमार्ट ग्रुप को, जो कि अपने आप में एक बहुचर्चित और एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। और उसके पहले आकांक्षा की बहुत ही बढ़िया दशक से भी ऊपर की जर्नी रही है, जहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी फर्म में, इवन ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े वकीलों के साथ काम किया, वहाँ काम सीखा। और आज वो खुद एक उच्च स्तरीय वकील होकर एक टीम का नेतृत्व करती हैं। और मैं बता दूं दर्शकों की उनका काफी एक स्ट्रेस वाला जॉब है। हमारे सीरियल शुरू होने से पहले उन्होंने बताया कि काफी चीजें होती है जो उनको जगल करनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ हम अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आकांक्षा, विद योर परमिशन, मे आई स्टार्ट विद द Q&A सीरीज? Absolutely. Let's do राइट। तो this. औपचारिकता के दौर से आने से पहले जो हम सवाल जवाब शुरू करते हैं, एक हमेशा हमारा एक प्रथम सवाल होता है अपने मेहमानों से कि हमें आप शुरुआती अपने जीवन से थोड़ा सा अवगत कराएं। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और कैसे आपने ठान लिया कि भैया मुझे वकील बनना है और कानून की पढ़ाई? देखिए, वो सवाल का जवाब मुझे देते हुए 13 साल हो गए हैं और मैंने आज तक वो जवाब बदला नहीं है, क्योंकि जी वो सच्चाई है। मैंने लॉ इसलिए पढ़ाई की क्योंकि मुझे लगा ये प्रोफेशन बहुत ग्लैमरस है, एंड मुझे ये इसलिए लगा क्योंकि मैं हिंदी मूवी से बहुत प्रभावित हूँ। जी। तो मैंने एक फिल्म देखी थी, मेरी जंग, और मुझे लगा वाह, बस यही करना है ज़िंदगी में। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की समझाने की, बेटा ये सिर्फ फिल्म है, ऐसा नहीं होता है। जी। बट आई वॉन्टेड टू डू इट एंड मैंने किया। बट जोक्स असाइड, अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैंने एक मूवी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे पिता के साथ एक मैटर हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब मैंने ये देखा कि उस मैटर के चलते उन्होंने ऑलमोस्ट एक लॉयर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तो मुझे ये लगा कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास सर्टेन प्रिविलेजेस हम सबके पास हैं, हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, तो अगर हमें इतनी दिक्कत आ रही है लॉ में जाकर, मतलब कोर्ट्स जाकर हमें कुछ अपने पॉइंट्स रखने में, तो जो लोग जिनके पास ये प्रिविलेजेस है ही नहीं, जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, वो क्या करेंगे? एंड हेंस दैट वाज अनदर रीज़न कि मैंने सोचा चलो आज लॉ की पढ़ाई अब करते हैं। एंड तीसरा मुझे लगा कि अरे बस 5 साल की पढ़ाई है, उसके बाद पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड वी ऑल नो हम कितने गलत थे उस सोच में, आज तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। जी। सो ये रीजंस थे मेरे लॉ ज्वाइन करने के, जो बड़ा मैंने अच्छा जी। एमिटी से ग्रेजुएट जी। किया। जी। बड़ा सीधा और सादा आंसर आपने दिया, सधा हुआ एकदम। मैं तो कहता हूँ कि जो आपने बताया, जो फ़िल्म हमने देखी मेरी जंग, वो जंग हमेशा हमारी चालू ही रहती है लाइफ़ में। बतौर जी, वकील मुझे लगता नहीं कभी काम होती है। और साथ ही में आपने बताया कि मेरी जंग तो वो मूवी का शीर्षक रही। साथ ही में आपके फ़ादर साहब का जो आपने केस देखा, मुकदमा होते हुए देखा, वो भी एक किस्म की जंग ही होगी। उससे कम मैं नहीं उसको मानता। तो कहीं न कहीं हमारे जीवन से कोई न जी। कोई प्रेरणा स्रोत जुड़ जाते हैं। तो अब मैं आता हूँ आपके एमिटी लॉ स्कूल के जीवन पर। थोड़ा हमें बताएँ, क्योंकि हमारे बहुत युवा दर्शक हमसे जुड़े रहते हैं। तो उनके खातिर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो 5 साल आपने बिताए एमिटी में, कई बार मेरे तक ये सवाल आता है और ये सवाल मैं आप तक रखना चाह रहा हूँ कि उन 5 सालों में बच्चों को कैसे अपना जो एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक जो गोल है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? और क्या-क्या पढ़ने के अलावा, पढ़ाई तो हर कोई करता है क्योंकि डिग्री हमें चाहिए, लेकिन उसके अलावा ऐसी वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, बी इट इंटर्नशिप, बी इट मूक कोर्ट्स, पब्लिकेशंस हों, डिबेट्स हों, बहुत सारी आजकल आजकल मैंने सुना है MUN, ये जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस, मॉडल इसके यूनाइटेड नेशन। काफ़ी चल रहे हैं। तो ये बताइए कि उन 5 सालों में आपने क्या-क्या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया? How has that shaped you as a lawyer, and especially as a young law student when you were studying law? And what all, according to you, in a gamut of all these examples that I've given, is important for a young law student or a budding lawyer? सी, वन थिंग आई विल से इज दैट लॉ हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जी। मैं जब स्कूल में थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी
और मैं लिखती थी, बट ओरेटरी स्किल्स मुझे नहीं पता था मेरे पास थे। मुझे लॉ ने वो नॉलेज दी कि मेरे ओरेटरी स्किल्स अच्छे हैं। एमिटी आने के बाद मैंने मूव्स में पार्टिसिपेट किया, मैंने डिबेट्स किए, एंड उससे जो एक्सपोजर मिला, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जो आपने कहा हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो हमारी चॉइस है, बट ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना आपका एक एक्सपोजर जो बढ़ा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ऑनेस्टली मज़ा बहुत आता है, मेरे लिए बहुत मज़ा था। एंड मेरा फर्स्ट मूड अभी भी याद है, एंड आई डोंट नो जयंत आपको याद है कि नहीं, आपने मुझे बहुत टिप्स दिए थे फर्स्ट मूड के लिए। जी। एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नर्वस मत होइए, वहाँ जजेस बैठे हैं सिर्फ आपको रैटल करने के लिए। उन्होंने भी ये किया है, उनके सीनियर्स ने उनके साथ ये किया था। बट अगर आप नर्वस नहीं होंगे तो आप अगले राउंड तक पहुंचेंगे। एंड वो टिप मुझे हमेशा याद रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं फर्स्ट मूड में फाइनल्स तक पहुंची। सो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मिला, तो उसके बाद तो काफ़ी नेशनल मूव्स एंड हम सभी ने वो किए हुए हैं। बट हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें मूटिंग है, डिबेट्स हैं, MUN जैसे अभी आपने मेंशन किया, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन अगर आप LLM करना चाह रहे हैं एकदम अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके लिए आपकी पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि मुझे हमेशा से लिटिगेशन में जाना था, तो मैंने कभी LLM के बारे में इतना सोचा नहीं, बट इन हाइंडसाइट अगर मैं शायद सोचती तो वो रास्ता मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। तो पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ कीजिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, आपका एक्सपोजर हो रहा है, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। एंड अगर आप अल्टीमेटली, अगर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग से डिसाइड कर लिया था मुझे लिटिगेशन ही करना है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। मेरे लिए एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स मैंने सारी लिटिगेशन में की। तो लेकिन अगर आप वो नहीं भी डिसाइड करते हैं, विच इज़ ओके, आप 5 साल हैं आपके पास, एटलीस्ट चौथे साल तक शायद थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हमें क्या करना है, कॉर्पोरेट लॉ ज्वाइन करना है, लिटिगेशन करना है। मेरा सिर्फ इतना सजेशन है कि हम जितने भी वकील हैं, चाहे हमें लिटिगेशन करना है, कॉर्पोरेट करना है, एक बार ना ट्रायल कोर्ट जरूर जाकर देखिए अपने इंटर्नशिप्स में। वो इतना ज़रूरी हो जाता है ये समझने के लिए जो आपने क्लासरूम में पढ़ाई की है उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है। वो एग्जीक्यूशन ना आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, ना आपको हाई कोर्ट में मिलेगा, वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट में मिलेगा। सो अपनी 5 साल की इंटर्नशिप्स में एक इंटर्नशिप ट्रायल कोर्ट में ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर कर सकते हैं तो स्टार्टिंग के एटलीस्ट 1-2 साल तो आप ट्रायल कोर्ट में बिताइए। हालांकि बहुत लोग वो नहीं करते, विच इज़ देयर चॉइस, but that's just my suggestion and that's how I wanted to do it and I did that. आकांक्षा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कितना जरूरी है ट्रायल कोर्ट का, और मैं कुछ हद तक आपसे एकदम सहमत हूँ, क्योंकि मैं कई बार लोगों को ये भी कहता हूँ कि भाई मैं तो खुद एक ट्रायल का वकील हूँ, क्योंकि ट्रायल सबसे आखिर में मेरा पड़ाव रहा मेरे करियर के, पर उसकी जो अहमियत है जीवन में, मैं उसको आज तक समझता हूँ कि बहुत है, क्योंकि कहते हैं कि हर केस जन्म लेता है ट्रायल से ही, वो चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, और अगर बतौर वकील आपको उसकी समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आती है। मैं नहीं कहता कि एब्सोल्युटली एसेंशियल है, लेकिन एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट होता है लर्निंग का। और जो आपने ये बच्चों के लिए बात रखी कि इंटर्नशिप हो तो जरूर कीजिए, उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब हम 5 ईयर लॉ स्कूल में जाते हैं स्पेशली, तो वहाँ का एक पहला जो पर्दा होता है कि भाई हम कॉर्पोरेट लॉयर बनेंगे या हम इन हाउस बनेंगे या GC बनने की हमारी कामना है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं लिटिगेशन को साइड कर देती हैं, परे रख देती हैं, और जो छवि लिटिगेशन की खराब सी बनती जाती है, तो उसको मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप में लिटिगेशन एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन प्रोफेशन में मानता हूँ। आप तो लिटिगेशन खुद एक लिटिगेशन वकील से भी आप GC की तरफ अग्रसर हो रही हैं, तो आपने पूरा एक दौर देखा है कि कितना जरूरी है कोर्ट के उधेड़बुन को समझना, क्योंकि उसको बिना समझे आप एक कंपनी को एडवाइस नहीं कर सकते। तो जो भी हम दर्शक हैं, क्योंकि आप देखिए मेरी बात ना भी माने तो कम से कम जो मेरे मेहमान आते हैं, जो इतने बड़े पदोन्नति में हैं और जो इतने बड़े पद को संभाल रहे हैं, उनकी तो आप जरूर बात मानिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ। आकांक्षा, आइए इसके बाद चलते हैं आपके अब प्रोफेशनल जर्नी पे। आपका सफर मेरे ख्याल से पिंकी आनंद जी के चेंबर से शुरू हुआ, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुकी हैं, प्रतिष्ठित वकीलों में उनकी गिनती होती है। तो वो सफर कैसा था शुरुआती, जरा उसके बारे में अपनी जर्नी को साझा करें, उसके बाद एक एक करके आपके प्रोफेशनल पड़ाव पे हम आएंगे। सो पिंकी आनंद जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था आई थिंक मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, जो उन्होंने मुझे ट्रायल के बारे में सिखाया उस ऑफिस ने, और जो मुझे कॉन्फिडेंस अगेन दिया
बिकॉज विद पिंकी मैम द थिंग इज कि वो आपको इनकरेज करती हैं, वो आपको बताते हैं कि तुम गधे हो लेकिन ये सही कर लो तो तुम एक बहुत अच्छे वकील बन सकते हो। जी एंड मैं नहीं बोलती मैंने उनकी सारी बातें मानी होंगी, बट जितनी हद तक मान सकी मैंने मांगी, एंड आई थिंक आज की तारीख में उनका बहुत हाथ है मेरे सक्सेस में। सो एंड उन्होंने मुझे आफ्टर आई थिंक 1 साल मेरा स्पेंड करने के बाद उनके साथ, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं जाके आर्ग्यू करूं। एंड वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना वहाँ पर, आई थिंक उतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपको कहीं नहीं मिलता जितना जब जजेस बैठ के आपकी बात सुनते हैं, या फिर आप इतना उनके सामने अपेयर होते हैं कि जजेस आपको आपके नाम से जानने लगते हैं। उससे बेटर फीलिंग ही नहीं होती है कोई। एंड आप अभी बच्चे हैं, आप 2 साल आपने शायद प्रोफेशन में स्पेंड किए हैं, एंड दिल्ली हाई कोर्ट के जज अगर आपको नाम से जान रहे हैं तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। सो वो मुझे पिंकी आनंद जी ने दिया। इनफैक्ट मेरी करियर का, एंड आई एम होपिंग कि मेरे साथ ये दोबारा हो, बट आज तक के करियर का मेरा सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट जो था वो उनके चेम्बर में था, जहाँ पे एक मैटर आर्ग्यू करने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज मेरे सीनियर उस समय अवेलेबल नहीं थे, एंड जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि आप शुरू कीजिए, हम आप ही को सुनेंगे आज। एंड आज तक वो जजमेंट जो है, इट्स नॉट बिन चैलेंज, इट्स द ओनली, जिसके बाद उस जजमेंट के बाद काफ़ी जजमेंट्स आने शुरू हुए हैं, विच वॉज अ पर्सन जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा कर एक आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड वो जजमेंट के बाद कुछ 4 या 5 जजमेंट्स आए हैं पूरे देश के अंदर, बट सब ने उस जजमेंट को फॉलो किया है कि इस जजमेंट में ये कहा गया था कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी अननेचुरल नहीं है, और आप अगर कोई दवाई पर भी हैं तब भी आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस आपको इस बात पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है। एंड आई थिंक वो एक स्टेपिंग स्टोन था काफ़ी केसेस के लिए। सो एज आई सेड, वो मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट था इन माई 13 years ऑफ करियर, वो मुझे पिंकी मैम के चैम्बर से मिला। सो दैट्स बिन द फर्स्ट जॉब एंड द बेस्ट वन आई हैव हैड टिल डेट इज व्हाट आई एम गोना से। इतनी बढ़िया आपने बातें रखी आकांक्षा की कैसे तो एक तो गधे से घोड़ा बनने की जो प्रक्रिया होती है, समझता हूँ कि किसी भी अच्छे वकील में के चेम्बर में जो कहते हैं ना कि असल नस्ल के घोड़े यहाँ से निकलते हैं, तो वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि भाई गधा बनने की घोड़ा बनने की तो मर्जी आपकी है। दूसरा आपने एक जो अच्छी बात बताई इस केस की, जो एक ऐतिहासिक केस है, मैं आपसे एक गुजारिश भी करूंगा इस केस का अगर आप नाम हमारे दर्शकों तक बताएं ताकि वो इस जजमेंट को निकाल के पढ़ सकें, जान सकेंगे कि अपने आप में एक ऐतिहासिक जजमेंट है। ये फैजान सिद्दीकी वर्सेस सशस्त्र सीमा बल, ये आई थिंक जजमेंट कुछ 2013 का शायद जजमेंट है, 13 या 10, आई एम नॉट श्योर, बट 1 or 2 years। तो इसको हमारे दर्शक अभी भी गूगल कर सकते हैं, सर्च इंजन में आपको मिल जाएगा और इसमें जरूर पढ़िए। इसमें आपको आकांक्षा मैडम का नाम भी दिखेगा, उनकी बहस भी दिखेगी, और एक इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस जो हमारे देश की है, मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके फलक्रम पे बाकी जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है, वो कैसे बनती है ये हमारे यंग दर्शक समझ पाएंगे, जो सिर्फ कानून की पढ़ाई कर रहे वही नहीं, जो एक आम दर्शक है। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बतौर वकील हम माउथ पीस है अपने क्लाइंट्स के लिए, हम उनकी बात साझा करते हैं कोर्ट के सामने और न्याय की लड़ाई करते हैं। तो आकांक्षा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, और इस जजमेंट को मैं भी पढ़ना चाहूंगा आकांक्षा, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं जजमेंट, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ अस। तो आपके अब नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं, जहां आपने पिंकी मैम के चेंबर से आगे जाकर अब एक्सॉन पार्टनर्स एक लॉ फर्म है उसको ज्वाइन किया। तो मेरे 2 सवाल इससे निकल के आते हैं। एक, क्या वो उस टाइम एक मेंटालिटी होती है गेम वकील की जो एक चेंबर प्रैक्टिस में और फिर वो फॉर्म में जा रहे हैं, और कितना डिफिकल्ट या इजी रहता है वो स्विच फ्रॉम लिटिगेशन चेंबर टू अ लॉ फर्म? सो थोड़ा मुश्किल होता है वो स्विच, एंड हम सब आई थिंक ये चाहते हैं कि अच्छा अभी चेंबर हमने देख लिया है, हमें पता है क्या होता है, चलिए अब जाके देखते हैं फर्म में क्या होता है। तो वो डिफिकल्ट चेंज है बिकॉज आपको एक आदत पड़ जाती है, एज आई सेड, जजेस के सामने जाने की आपकी, बिकॉज आप हर रोज एक फायर फाइट कर रहे होते हैं जब आप एक चेंबर प्रैक्टिस में होते हैं। तो बहुत बार एज आई सेड होता है आपके सीनियर नहीं पहुंच पाते हैं, या आप स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड देन दे विल कम एंड जॉइन यू, बट फर्म में ये नहीं होता। बिकॉज फर्म में बहुत बार ये होता है कि आपके क्लाइंट्स जो होते हैं मल्टी नेशनल्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा रिस्क एपेटाइट कम होता है लोगों का।
अब कोई भी फर्म नहीं चाहेगी कि वो एक एमएनसी का केस जो है एक सेम फर्म बिना सीनियर एडवोकेट के हम जाके आर्ग्यू करें। कई बार स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं, वो एक डिफरेंस होता है एडजस्ट करने के लिए, बट आई थिंक कुछ महीने लगते हैं एंड आप एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर एमएनसीज को हो जाता है। अब आपके क्लाइंट्स इंडिविजुअल बहुत कम हो जाते हैं, तो आप एक कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है, वहाँ से एटलीस्ट लिटिगेशन में कॉर्पोरेट को अगर आपको देखना है तो वो एक्सपोजर अच्छा है। वहाँ से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप चेम्बर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, सो दैट्स अ गुड ओपनिंग फॉर यू। सो वहाँ पे डिफरेंस आता है, बट एक्सॉन ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंस दी थी, बिकॉज वो बुटीक लॉ फर्म थी। तो इंटरैक्शन विद क्लाइंट्स, क्लाइंट हैंडलिंग क्या होती है, क्लाइंट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब मैंने एक्सॉन पार्टनर्स से सीखा। प्लस जब तक मैंने पिंकी मैम के चेम्बर से एग्जिट किया तो वो एक सीनियर एडवोकेट थी। मेरा एक्सपीरियंस तब तक ये था कि हमारे जो सीनियर हैं हम उनको कैसे ब्रीफ करते हैं, बट विद एक्सॉन जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो हम डिफरेंट सीनियर्स को कैसे ब्रीफ करते हैं। जैसे डॉक्टर सिंघवी हैं, मिस्टर सालवी हैं, मिस्टर रोहतगी हैं, सब सीनियर के अपने तरीके होते हैं नोट्स बनवाने के और आर्ग्यू करने के। तो एक्सॉन ने मुझे वो सिखाया कि आप किस सीनियर के लिए किस तरह से ब्रीफिंग करेंगे एंड किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ताकि जब वो आपसे सवाल पूछें तो बिना टाइम वेस्ट किए आप उनको ब्रीफ कर सकें। वो 2-2.5 साल जो मैंने एक्सॉन के साथ बताया, मेरा एक्सपोजर टू सीनियर्स एंड आर्बिट्रेशन, ये 2 चीज़ें में काफ़ी बढ़ गया था, जो मैंने स्टार्टिंग के 2-2.5 साल में नहीं मुझे मिला था। इससे 2 सवाल निकल के आते हैं आकांक्षा आपके लिए। एक, क्योंकि करियर के शुरुआती तौर में मैं समझता हूँ शुरू के 3-4 साल में इतना आपको अच्छे स्टीप लर्निंग कर्व देखने को मिला। फ्रॉम अ वेरी एमिनेंट चेम्बर यू वेंट टू अ वेरी गुड लॉ फर्म, और आपने बताया कि किस तरीके से एक स्विच था कि जहाँ सिर्फ एक चेम्बर सीनियर को अपने जो प्रोमिनेंट जिनकी चेम्बर में आप हैं उनको ब्रीफ करने के एकदम स्विच हो जाता है कि आप एक तो एमएनसीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिग स्टेक मैटर्स हैं, वहाँ पे आप अलग-अलग तरह के नामी-गिरामी वकीलों को आप ब्रीफ कर रही हैं। तो ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? डिफरेंट सीनियर्स की मेंटालिटी और क्वर्क्स को समझना, या जिन जजेस के सामने मैटर लग रहा है उनके क्वर्क्स और मेंटालिटी को समझना? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक आपको बैलेंस करना पड़ता है दोनों के लिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपके सीनियर थोड़े दे वांट टू आर्ग्यू योर पॉइंट, बट आपको पता है कि इस जज के सामने अगर आप सेकंड पॉइंट को पहले प्रेजेंट करेंगे तो शायद आपका केस बेटर होगा, बट वो सीनियर को कन्विंस करना कि नहीं सर या मैम आप प्लीज पहले ये बोलिए और उसके बाद हम इस पॉइंट पर आते हैं, बिकॉज हम सबके हिसाब से केस को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट सबके लिए डिफरेंट है। तो हाँ, वो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपके सीनियर आपके लिए दोबारा अपियर करें, ऐसा नहीं हो कि आप उनको नाराज कर दें एंड दे टेल यू कि नहीं भाई हम ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। सो हाँ, वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, इफ आई मे से सो, बिकॉज बहुत जी, क्योंकि जो सीनियर हैं वो भी दिग्गज हैं, और उम्र के हिसाब से उनकी और जज साहब की उम्र ऑलमोस्ट लगभग बराबरी होती है, और किसी को भी नाखुश या नाराज करना मतलब केस खराब करने वाली बात होती है, क्योंकि क्लाइंट का इतनी जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे लिए रहते हैं। दूसरा सवाल मेरा आकांक्षा ये है, आपकी इस प्रैक्टिस से तो जुड़ा ही हुआ है, खासकर जो अभी आप काम करें उससे भी जुड़ा है, कि आपने ट्रायल कोर्ट की वकालत देखी है, आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी वकालत देखी है, और वहां आपने देखा कि कैसे एक आम वकील जो बहुत नामी गिरामी नहीं है, या मुझ जैसा वकील लीजिए जो एक आम वकील है जो कोर्ट जाता है, कचहरी जाता है, उन वकीलों को हमेशा बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, भरसक प्रयत्न करने पड़ते हैं कि क्लाइंट लाएं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वर्क क्वालिटी ज्यादा फर्क है। कई बार ऐसा होता है कि जिन वकीलों के हम नाम शायद ना भी सुने, वो बहुत अच्छा काम आपको करके दें, पर उन वकीलों को कई बार अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने बताया एमएनसी के स्टेक्स इतने हाई हैं कि उनकी एक इनहेरेंट डिमांड रहती है कि हमें सिर्फ आप सीनियर ला के दीजिए। तो उस संशय को हम कैसे दूर करें, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि भाई सिर्फ सीनियर ही नहीं, कई ऐसे मिड लेवल और या जूनियर भी बहुत मेरिटोरियस वकील हैं मार्केट में, जिनको ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती इन एमएनसी तक पहुंचने की। तो उस ब्रिज को हम कैसे गैप कर सकते हैं, वो हम बदलाव कैसे ला सकते हैं? ये आई थिंक सारा सारा तो नहीं, बट मैक्सिमम बर्डन जो है ये जीसीज पे आता है आई थिंक। एंड अगर जीसीज और या फिर जो भी लोगों को एंगेज कर रहे हैं, लॉयर्स को एंगेज कर रहे हैं फ्रॉम अ कंपनी, अगर वो थोड़ा अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा ले एंड मे बी आई टेल यू हम क्या करते हैं, और एटलीस्ट मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे मैटर्स पैन इंडिया हैं,
जी सो मुझे पता है मेरे मैटर्स में कहाँ पर स्टेक्स हाई हैं, कहाँ पर आई हैव अ लिटिल रिस्क, एंड कहाँ पर मुझे लोकल काउंसिल की नॉलेज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सो मे बी स्टार्ट स्मॉल एंड आप किसी मिड लेवल वकील को लाएं जहाँ पे आपको उनकी लोकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आप अपना रीज़न दे सकते हैं कि आप इनको क्यों एंगेज करें, बिकॉज लोकल नॉलेज है, स्टेक्स आर लोअर, आपका मैटर शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो वहाँ से शुरुआत करें, उनको इंट्रोड्यूस करें अपनी कंपनी से, एंड जब वो आपके लिए काम अच्छा करते हैं तो फिर उनको नेक्स्ट टाइम एंगेज करने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So I think GCs play a very important role here. So that is one thing. And I can tell you this much, MNCs में decisions जो हैं इतनी आसानी से नहीं होते हैं. So decisions के लिए जब आपको कुछ 10 लोगों के पास जाना पड़ता है तो उनको ये समझाना कि हम डॉक्टर सिंघवी को एंगेज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा हम एक आकांक्षा है उनको एंगेज कर रहे हैं, वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो अगेन वहाँ पर हाँ अनफेयर है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत फेयर है, बट आई थिंक ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. बट आई थिंक हम कोशिश करते हैं कि जो लोकल मेरे मैटर्स हैं पैन इंडिया, वहाँ पर हम लोकल काउंसिल्स को एंगेज करें एंड दिल्ली से वकीलों को ना लेकर जाएं. वन, दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, जी एंड टू आई थिंक हम लोगों को एक्सपोजर भी दे रहे हैं, एंड कई बार बिकॉज लोकल हैं तो उनकी जजेस की नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, जी दैट यू नो इस जज को ये पॉइंट समझ आएगा कि नहीं, या फिर इनके यहाँ ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं. सो टैप इनटू दैट एंड मे बी स्लोली वी कैन ब्रिज दैट गैप. आई थिंक ये बड़ा उम्दा सवाल का जवाब आपने हमें दिया आकांक्षा, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बदलेंगी और अच्छे के लिए बदलेंगी सभी के लिए, क्योंकि लीगल इंडस्ट्री में समझना है बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत कहते हैं ना कि हीरे मोती छुपे हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन से वकील है, वकील साहिबा कितनी बढ़िया बहस कर दें, पर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है. इसके बाद आते हैं आपके अगले पड़ाव पे, जहाँ आप यूएनडीपी में प्रोजेक्ट ऑफिसर रही, आप यूएन ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन की कुछ समय के लिए. उसके बारे में बताया, क्योंकि जितने मैं आपके पड़ाव देख रहा हूँ जीवन के, वो एक के बाद दूसरा एकदम बदल जाता है. मतलब कुछ ये कहानी मुझे अपनी जैसी लगती है, पर थोड़ी सी आपकी और रोचक है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले सीनियर के पास, फर्म के पास, सडनली आप एक इंटरनेशनल यूएन बॉडी के पास चले गई. तो इसकी क्या वजह रही स्विच की, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं. सो यूएन जो था वो मेरा सपना था. जी हमने बचपन से पढ़ा है यूएन के बारे में, यूएन ने ये किया, यूएन ने इतना अच्छा काम किया, तो वो बस एक सपना था जो मुझे पूरा करना था, जी जो मैंने किया. एंड आई गॉट प्लेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. बट जिस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन आया था तो उस समय लगा अब हम सोसाइटी बदलेंगे, अब हम एक बहुत बड़ा चेंज लाएंगे. बट उस समय समझ नहीं थी कि सारा चेंज जो है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, और जिस स्पीड से आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए वो कभी नहीं होगा, तो आप रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे. और मैं एक लिटिगेशन आई केम फ्रॉम अ लिटिगेशन बैकग्राउंड, जहाँ पे काफ़ी बार होता है कि हमें हमारा एग्जीक्यूशन जो हमने किया है, जो हमने काम किया है, उसका एग्जीक्यूशन हमें दिख जाता है. जी बट यहाँ पर आपको नहीं दिख सकता है, यहाँ पर तो पॉलिसी चेंजेस होने में इतना टाइम लगता है जो आप समझ भी नहीं पाते. तो मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बहुत हाई थे, एंड आई बी ऑनेस्ट, मुझे हमेशा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ा स्लो काम करती है, तो वो मुझे देखने को मिल रहा था, एंड मैं उससे खुश नहीं थी. तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की दैट ये जो हो रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी ये काम, बट लेट्स सी, 1 महीने का टाइम लेकर और देखते हैं कि अगर ये पॉलिसी चेंज हो पाए तो. बट उसमें इतना टाइम लग रहा था, मेरा फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया, एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा लिटिगेशन के लिए जो प्यार है जी वो इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी. तो इसलिए मैंने वो 8 महीने में मैंने मन बना लिया था कि भाई हम लिटिगेशन वापस जाएंगे, एंड लेट्स स्टिक टू दैट. ये बार बार जो बोर हो जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं उससे, और पूरा हमें संसार बदलना है, वो बहुत लॉफ्टी आइडियाज है. So let's go back to doing what we know and maybe make a change through that. जी So yes, इसलिए UNDP आया था. बट UN से मुझे एटलीस्ट इतना, मैंने कुछ काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए एक तो, दैट वाज ग्रेट. एंड मुझे एक जो पर्सपेक्टिव मिला दैट हमारे जजेस इतनी मेहनत करते हैं जो हमें दिखती नहीं है, बिकॉज करेक्ट वो सब
behind closed doors होता है. उनकी जो trainings होती हैं, उनको जजेस को जो जज किया जाता है ऑन देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑब्वियसली जजेस के भी प्रमोशंस होते हैं, उनका भी एक परफॉर्मेंस रिव्यू होता है. जो सब नॉलेज मुझे तब मिली जब मैंने यूएन के साथ काम किया, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट जो था वो जुडिशियल सिस्टम को बेटर बनाने का था. जी. उनकी ट्रेनिंग्स में चेंज लाना, इंटरव्यू क्वेश्चंस में चेंज लाना, परफॉर्मेंस रिव्यू में चेंज लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर, वो प्रोजेक्ट का एम था. And that's when we realized कि wow, judges बहुत काम करते हैं और हम उन्हें enough credit नहीं देते. So that was my learning from UN. And another learning that I had was that the Delhi High Court is one of the best high courts we have in the country. Absolutely. वहाँ के judges and जिस तरह से वो एक interest दिखाते हैं अपने lower courts को improve करने के लिए, it's immense. So yes, 2 great learnings I had from that experience. I think I cannot agree more on this because वाकई जिस तरीके से आज का जो मिजाज है मैं देख रहा हूँ, उस वक्त भी ऐसी बात नहीं कि इंटरनेट नहीं था, देश में आ चुका था. और अब जो हम सोशल मीडिया देखते हैं या नॉर्मल मीडिया देखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुडिशरी को बहुत इजीली लोग पंचिंग बैग बना लेते हैं बिना समझे कि कितना हार्डवर्क, चाहे आप वकील हो चाहे आप जजेस हो, करना पड़ता है. और खास के जजेस का जो हमारा पॉपुलेशन और का रेशियो है जजेस के साथ जुडिशरी का, दैट इज वेरी डिसमल, यू नो, इन मोर वेज देन वन. उसके बावजूद जो हमारे जो कानून की प्रक्रिया है उसमें कितनी मेहनत लगती है बिहाइंड क्लोज डोर. जो आपने सही कहा कि एक जज, और मैं दर्शकों को बता दूं क्योंकि आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं, हम हर दिन कोर्ट के काम को भी देखते हैं, कि कम से कम आप समझ लीजिए कि एक जज साहब या जज साहिबा कम से कम 50 से 100 मैटर एक दिन में देख रही हैं, और उतने ही मैटर अगले दिन के तैयार भी कर दें. उसके अलावा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं जो उनको डिस्चार्ज करनी है, पर्सनल प्रोफेशनल ड्यूटीज होती हैं जो डिस्चार्ज करनी है, और सिर्फ 24 घंटे काम करने के लिए. तो आप समझ सकते हैं कितना उसमें स्ट्रेस या एंग्जाइटी लेवल रहता होगा. और खासकर इस कोरोना के संक्रमण के दौर पे जहां सारे हाई कोर्ट, अगर मैं सिर्फ हाई कोर्ट्स की पैन इंडिया बात करूं, तो कितने सो मोटे उन्होंने केसेस लिए हैं जहां पे उन्होंने they have literally fought with the system, not just within the country but outside the country, to ensure कि समय पे दवाइयां लोगों को मिले, बेड मुहैया हो, अस्पताल जो चल रहा है वो क्रम्बल ना करे सिस्टम. तो ये जो जरूरतें होती हैं ये कभी लाइमलाइट में नहीं आती, क्योंकि जज साहब आउट ऑफ एज अ मैटर ऑफ प्रोटोकॉल, एज अ मैटर ऑफ कस्टम कभी भी सामने मीडिया के सामने नहीं आते हैं, अपनी खुद के हिमायती नहीं बनते हैं. तो मैं समझता हूँ कि इस चैनल के जरिए जो भी हम थोड़ी बहुत पहल कर रहे हैं, आप लोग ये समझ सकें कितनी मेहनत लगती है एक जज बनने में, तो जज बनने की प्रक्रिया है, और उसके बाद जब आप वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद वो मेहनत 100 गुना ज्यादा हो जाती है, कम नहीं होती. तो चाहे आप लोअर जुडिशरी के हो, मजिस्ट्रेट हो, या सेशन जज हो, या डिस्ट्रिक्ट जज हो, या आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाले हुए हो, मैं समझता हूँ जैसे जैसे आप अपने करियर में उत्तीर्ण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जिम्मेदारियां सिर्फ बढ़ती हैं, कम नहीं होती. आकांक्षा, आपने बहुत मेरे ख्याल से बढ़िया आपने आज बात रखी, और सभी दर्शकों को ये पता लगा कि कितना मेहनत का काम है. तो इसके बाद फिर आपने एक बार और स्विच किया अपने करियर में और आप वापस आ गई लॉ फर्म में. पर ये जो लॉ फर्म थी, मैं कहता हूँ कि इंडिया की सर्वश्रेष्ठ लॉ फर्म में से एक है, लिटिगेशन में बहुत नामी गिरामी फर्म है, करांजावाला एंड कंपनी. तो वो बताइए, क्योंकि अब तो हम आपका निर्णय समझ गए कि यूएन में आपने बोला कि भाई बोर्डम तो एक रीजन था, साथ ही में जो एक स्नेल स्पीड से जो सरकारें मैं कहूँगा कि काम करती हैं, कहीं ना कहीं खलती है, स्पेशली जब हम यंग होते हैं एंड वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड. एंड आई थिंक बीइंग अ लॉयर इज अ वंडरफुल वे टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड आल्सो ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर ओन वे. तो ये अब जो आपने स्टेप लिया करांजावाला का, तो वो बताइए कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. मेरे ख्याल से आप काफी टाइम करांजावाला में रही आप, तो वो उस एक्सपीरियंस को जरा साझा करिए हमारे दर्शकों से. सो करांजावाला मेरी लाइफ का आई थिंक बेस्ट डिसीजन था. उस फर्म में मुझे जो प्रैक्टिस सिखाई है, मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक्सॉन के साथ जब काम किया, सो मे बी हफ्ते में 1 या 2 बार हमने सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस की एंड सीनियर्स को ब्रीफ किया. बट करांजावाला, द टीम दैट आई वाज इन वाज मिस रूबी सिंह आहूजा. आई वुड से वो करांजावाला की बेस्ट टीम है. अगर आप करांजावाला के साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज़ उस टीम में कोशिश करें कि आपको एक ऑप्शन मिले काम करने का. इट इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपके पार्टनर घर पे बैठे हैं. नहीं, आपके पार्टनर ऑफिस में होते हैं रात को 10 बजे तक आपके साथ, बिकॉज देयर आर टाइम्स जब हमें रात को लेट तक बैठना पड़ता है, एंड लिटिगेशन में कोई टाइम नहीं हो पाता है सैडली, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके ऊपर डिपेंडेंट है. ये डिस्क्लेमर भी हमारे दर्शकों को जो लिटिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं कि ये ना सोचें इट्स ऑल फन एंड प्ले. जी. बिकॉज कई बार होता है कि आप फाइनल आर्गुमेंट स्टेज पर हैं, जजेस ने बोल दिया रिटन सबमिशन फाइल कर दीजिए कल तक. जी. अब आप बैठेंगे, यू हैव टू पुल दोज ऑल नाइटर्स. दैट्स नॉट द नॉर्म, लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली. वो हर रोज की बात नहीं है.
कभी कभी हो जाता है, बट उस समय अगर आपके पार्टनर जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके साथ बैठे हुए हैं जी आपको हेल्प कर रहे हैं, सो वो एक ढाढ़स बंधा रहता है कि हाँ हमारा काम हो रहा है और हो जाएगा, हम जल्दी कर जाएंगे. बट एक्सपोजर, एक्सपीरियंस एंड जैसे मैंने पहले बोला था कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ जब आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी मैटर के लिए तब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, दैट इज़ व्हाट Karanjawala taught me. So there are so many times I've traveled with senior advocates because I them are in a city. और वो सिटीज़ जहाँ पर आप जजेस को नहीं जानते हैं, आप लोकल काउंसिल पर काफ़ी रिलाई कर रहे हैं, जी तो उस समय आपका एक अच्छा रैपो होना सीनियर एडवोकेट्स के साथ बहुत ज़रूरी है. उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आर्ग्यूमेंट करते हुए. सो वो एक्सपोजर मुझे करांजावाला ने दिया. सुप्रीम कोर्ट में लाइक द बिगेस्ट ऑफ द मैटर्स, जिस तरह से इंडिया क्रिकेट देखता है आज जी और जिस चैनल पे देखता है, was what Karanjawala gave me, that हाँ ये मैटर में I have contributed and I'm very proud of that. जी क्रिकेट हमारे देश की रगों में दौड़ता है and to be able to be a part of that matter was great. और IPL में मैच फिक्सिंग हो रही है, तो उस पार्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनना उस केस का was a great thing for me. So उस लेवल पे एक्सपोजर करांजावाला से मिला मुझे. And that is why it was such a difficult decision कि even 4.5 साल के बाद, which was my longest, and मैं कभी भी किसी कंपनी के साथ उतना रुकती रही हूँ, जी because मुझे लगता है ओहो नहीं, there's something better out there. राइट तो but it was a very difficult decision that I took कि इतना एक्सपोजर, इतना सक्सेस मिलने के बाद अगर आप एक जगह को छोड़ते हैं, बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया उस डिसीजन को, but as I said, I think मुझे लगता है कि there's something better out there. So that was a very difficult decision I took, but I think it's led me onto a path जहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर तो बढ़ा ही, बट मुझे एक होलिस्टिक लॉयर बनने का चांस मिला. राइट एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों को, एंड जब भी मुझसे कोई पूछता है अच्छा आप कोर्ट्स को मिस नहीं करते हैं ऑल ऑफ दैट, आई एम लाइक वो मैंने 10 साल जो कोर्ट्स में बिताए हैं वो मुझसे कभी कोई नहीं ले सकता. करेक्ट मुझे आज भी अगर वापस कोर्ट जाना है और मुझे अपना प्रैक्टिस करना है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है, मैं वो कर सकती हूँ बिकॉज मेरे पास वो 10 साल का एक्सपीरियंस है. बट अगर मैंने वो 10 साल नहीं किए होते तो मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे कोर्ट्स और लिटिगेशन से इतना लगाव है. सो जो करांजावाला के साथ बहुत बढ़ गया, क्योंकि इतने अच्छे और इतने वेरीड सब्जेक्ट मैटर्स पे हमने काम किया, दैट इट वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस. आपने इतनी बढ़िया बात बताई आकांक्षा कि जो शुरू के 10 साल हैं, ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स भी इनको हम कहते हैं, ये हमारी बुनियादी नींव होती है. और जैसे बचपन में कहा जाता है ना कि अगर आपने एक बार अगर स्विमिंग सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया, तो कभी भूलेंगे नहीं उसको. यही चीज मैं समझता हूँ कि लिटिगेशन के लिए भी लागू होती है. अगर आपने शुरू के 5-10 साल मशक्कत कर ली, मेहनत कर ली, और आपने गुर सीख लिए प्रोफेशन के कि कैसे काम होता है, कैसे जजेस सोचते हैं, कैसे सीनियर्स को ब्रीफ करना है, तो इन सबसे थोड़ी सी आसानी बढ़ जाती है. और यही चीज रहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कहते हैं ना कि फिर आपको चाहती हैं कि एब्जॉर्ब कर लें. और यही कारण है कि आज आप इतने ऊंचे पद पे हैं वॉलमार्ट के, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस आपने साझा किया, इसकी वजह से यू आर अ ग्रेट एसेट टू अ कंपनी. दैट इज वन क्वेश्चन जो मेरा इससे निकल के आ रहा है आपके नैरेटिव से, जो इतना बढ़िया आपने करियर बताया. और ये कई बार मेरे से जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट करके 2-4 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो हमेशा मेरे से एक सवाल करते हैं. मैं समझता हूँ शायद आप बेहतर इसका जवाब दे पाएं, क्योंकि आपने इतनी जगह काम किया, कि हाउ टू बिल्ड अ प्रैक्टिस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो करना है. और सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये आता है आकांक्षा कि क्लाइंटल कैसे बनाए, क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, तो इसका क्या जवाब आप देना चाहिए? क्लाइंट्स कैसे आते हैं तो शायद मुझे भी सीखना है, ऑनेस्टली बता रही हूँ. बट आई थिंक हमारे प्रोफेशन में नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन आई से नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से जाके काम मांगे. नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो जस्ट आप लोगों से बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, मी इंक्लूडेड, हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं आसानी से. हमें कोई हमसे आके बात करे, हम अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट होंगे, लेकिन अपनी तरफ से पहल नहीं हो पाती, बट वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. एंड आप लोगों से बात करें, अपने क्लासमेट्स और अपने सीनियर्स, प्लीज़ बी इन टच विद ऑल ऑफ देम, इज समथिंग जो मैंने सीखा है एंड प्रैक्टिकल है. एंड किसी से बात करने में और किसी के साथ टच में रहने में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आप ही के दोस्त यार रहेंगे,
जी So, and that really helps. Like you and I, you were a senior for me from college, जी but we are in touch. We are on these WhatsApp groups, so we know कि क्या हो रहा है, सब ठीक है. So जी you know something like that. Just be in touch with people. जो मैं इतना ही बता सकती हूँ clients कैसे बनाते हैं, जी because मेरे लिए भी वो बहुत difficult है. जी But one thing is for sure that जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में बढ़ते जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स जो हैं वो ब्रांच आउट करते हैं, जैसे मैंने किया. सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. जब वो लोग ब्रांच आउट कर रहे हैं, सो जस्ट रीच आउट टू देम. एंड जो लोग 2 से 3 साल जो मैंने अभी तक स्पेंड किए हैं, मैं नहीं बता पाऊंगी कि उनका ये सही टाइम है कि नहीं टू गो इंडिपेंडेंट और नॉट. मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम और हमें स्पेंड करना चाहिए, एटलीस्ट 4 से 5 साल, जहाँ पे एज हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि ट्रायल सीखना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट एंड दैट इज समथिंग जो एज अ इन हाउस काउंसिल मैं बता सकती हूँ कि बहुत बार होता है दैट जिन लोगों को ट्रायल नहीं आता है, वो हम उन लोगों को एंगेज भी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ बात करना, या क्रिमिनल लॉ की जानकारी, या इस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी. अब आपका FIR हो गया, अच्छा चार्जशीट के स्टेज के बीच में छोटी छोटी बहुत स्टेजेस होती हैं, जी तो वो सब आप तभी समझेंगे जब आप ट्रायल कर पाएंगे. So those two things, I think, being in touch with people and also continuing your learning, your practical learning apart from your education is extremely important. And I think law and being a doctor, these are such professions जहाँ पे आप जब तक एटलीस्ट 5 से 10 साल स्पेंड नहीं कर देते हैं, तो आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बिकॉज एनीवे लॉ हर रोज चेंज होता है, तो हम भी आज तक सीख ही रहे हैं. जी So just my suggestion, spend a little more time in the profession before starting out on your own. I think that's an excellent suggestion which you have conveyed. और मैं यही समझता हूँ कि 5 साल में क्लाइंट तो क्या आप खुद ही को सीरियसली नहीं लेते. And that is something I can tell people, because I went independent after I think 6 or 7 years of my tutelage as a junior lawyer. और उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की जाए. पर मैं भी समझता हूँ कि 5 से 6 साल कम से कम आप काम सीखिए, दूसरों के विंग्स के अंडर एक्सपीरियंस लीजिए. बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स और मेंटर्स हैं हमारे प्रोफेशन में, जिनसे आप जुड़ सकते हैं, काम सीख सकते हैं. क्योंकि जहां आपने सोचा कि 6 महीने 1 साल में आपने काम सीख लिया और चीजें बदल गई हैं और आप सब कुछ यूट्यूब से या गूगल से सीख सकते हैं, तो आई थिंक वो नोशन थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है. कानून ऐसे काम नहीं करता. कानून एक मैराथन है. इट्स लाइक अ टेस्ट मैच. जो आपने क्रिकेट की बात की, इट्स नॉट अ T20. नहीं, ये नहीं कि आप गए, हर हर आर्गुमेंट बेल का आर्गुमेंट नहीं हो सकता है ना. तो उसमें बहुत बारीकियां होती है, नफासत होती है ट्रायल में अपने आप में, चाहे आप सिविल का करें, चाहे आप आर्बिट्रेशन करें, चाहे आप क्रिमिनल करें. तो उस बारीकी को समझने के लिए अगर आप कोर्ट ही नहीं गए, मतलब कहते हैं ना, रणभूमि में नहीं उतरेंगे तो युद्ध शैली का कौशल कैसे आएगा. तो यही है कि जो आप वकालत भी करते हैं, तो लिटिगेशन इज लाइक अ वॉरफेयर. और उस वॉरफेयर को समझने के लिए आपको जज की मानसिकता, ओपोनेंट की मानसिकता, सिस्टम की मानसिकता, इन सबको समझना पड़ेगा. नहीं तो वो ये हाल होगा, अभिमन्यु वाला की चक्रव्यूह में चले तो गए, अब निकलना कैसे पता नहीं, बाहर बेमौत कैसे मारे निकले. जाएंगे जी. तो ये बड़ी परेशानी हो जाती है. तो आकांक्षा It's a इससे war at the end of जी the day. एब्सोल्युटली, बैटल मतलब नहीं है. आप 1 साल में अरे मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है, वो बैटल आपने जीत लिया, बट आपको वॉर जीतनी है. जी. So spend a little more time on your strategy. इनफैक्ट इससे मैं आपको एक छोटा सा नैरेटिव बताता हूँ. मैं 30 में उस टाइम जूनियर था राशिद साहब के साथ, और मेरे जो वहाँ पे उस वक्त मुंशी थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये फाइल तो पकड़ा दी है सर ने मुझे. सिविल की फाइल थी और अगले दिन मैटर लगा हुआ था, या सुबह पकड़ाई थी शायद, 9:30 चेंबर खुला और 10 बजे वो मैटर कॉल होना था. तो मैंने कहा फाइल तो मैंने पढ़ी नहीं है, अब बताइए क्या करूँ, सीखूंगा कैसे. बोलते हैं सर अगर आप नहीं सीखोगे तो दूसरा वकील आपको सिखा देगा. तो ये जो सारी जो लर्निंग होती है, ये कोठी जाके आती है, और धीरे धीरे आप सीख जाते हैं. कहते हैं ना कि अगर सभी को अक्ल बादाम खा के आई तो कोई ठोकर खा के नहीं सीखता. तो ये सारी बातें साझा हो जाती हैं. तो ये सब तो चलिए हंसी मजाक रहा आकांक्षा, लेकिन अब आपके आ जाते हैं वॉलमार्ट के इस चरण पे जिसमें अभी आप प्रेजेंटली कार्यरत हैं. तो ये बताइए कि ये डिसीजन आपने कैसे लेने की सोची. आई नो यू सेड कि इट वाज टफ, स्विचिंग फ्रॉम करांजा वाला टू वॉलमार्ट. तो एक तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा आपके लिए, क्या क्या आजकल आप वर्टिकल्स देखती हैं, और कितना चैलेंजिंग है बीइंग अ इन-हाउस लॉयर एज अपोज टू बीइंग अ लिटिगेटिंग लॉयर. Sure. So as I said, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, बिकॉज मैंने काफी बार मेंशन कर दिया मुझे लिटिगेशन से बहुत लगाव है. जी मुझे कोर्ट जाना पसंद है. जी, वो मेरी तो जंग और जी. मुझे जी मेरी जॉब. सो अब मुझे पता था कि मेरा कोर्ट का एक्सपोजर इतना नहीं रहेगा, बट आई रियलाइज कि जिस पोजीशन पे मुझे हायर किया जा रहा है उसमें नया लॉ सीखने को मिलेगा मुझे.
जो मैंने शायद मैं कभी सीखती भी नहीं अगर मैं लिटिगेशन लॉ फर्म में कंटिन्यू करती। एंड दूसरा मुझे हमेशा ये लगता था दैट अरे बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर आप जब कोई आपके पास मैटर है आप देख रहे हैं तो आपको लगता है अरे बट ये तो बहुत पहले सॉल्व हो जाता, ये लिटिगेशन स्टेज तक पहुंचा क्यों जी सो मेरा वो क्वेश्चन मुझे बहुत तंग करता था। तो आई थॉट कि लेट्स एंटर इन हाउस एंड मे बी हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ के वहां से ही अगर हम करेक्ट कर देंगे चीजें तो शायद लिटिगेशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। जी एंड आई वाज वेरी रॉन्ग बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि वो पॉसिबिलिटी है जी बट वो नहीं होता है बिकॉज जब बिजनेस डिसीजंस होते हैं जी अब बिजनेस डिसीजंस कहीं लीगल तो होंगे ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट लेकिन बिजनेस उस समय ना ये नहीं सोच रहा है कि अच्छा कोर्ट में अगर ये गया तो क्या होगा, नहीं वो वकील ही सोचता है बस। जी वो सोचना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो उसको बैलेंस करना विद अच्छा कोर्ट में गया तो क्या होगा, दैट इज वेयर ऑर्डिनरीली कोर्ट में गया तो क्या होगा थोड़ा नीचे रह जाता है बिकॉज वेल अल्टीमेटली अब आप रेवेन्यू अर्नर नहीं है, अब आप कॉस्ट सेंटर बन गए हैं। सो दैट वाज द बिगेस्ट चेंज फॉर मी कि जहाँ पे मैं एकदम बहुत प्राउडली ऑफिस में जाकर लाइक हाँ हाँ ओके क्लाइंट्स हैव कम इन, ओ आई हैव हेल्ड ऑन टू अ क्लाइंट, टू अच्छा तुम्हें हम सैलरी इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम हमें बचा के रखो। So that transition was very difficult for me and I'm very proud of being a lawyer. So वहाँ में मुझे reality check मिला that the world does not revolve around law and court. उसके beyond एक बहुत बड़ा दुनिया है जहाँ पे आप मैटर ही नहीं करते हैं, आपके कोई मायने नहीं है। तो हाँ वो सीख थी जो मिली। ट्रांजिशन मैंने इसलिए किया बिकॉज एज आई सेड 2 रीजंस एंड ऑल्सो इन हाइंडसाइट मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक बहुत होलिस्टिक, मैं अभी एक वकील हूँ, मुझे पता है कि आज अगर मैं वापस एक लॉ फर्म में जाके काम करती हूँ तो मुझे पता है कि ये बिजनेस ने डिसीजन क्यों लिया होगा। हम आज लिटिगेशन में हैं, हम पैसे खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, बट बिजनेस का उस समय क्या सोचना था वो मुझे पता है। सो दैट्स अ ग्रेट लर्निंग दैट आई हैव and great experience that I've gotten. And when I said new law, so when I was brought into Walmart, so Walmart is an FMCG, right? तो उसके अंदर legal metrology, food laws and plastic waste management, ये 3 portfolios में handle कर रही थी apart from general civil and criminal, but ये 3 मेरे लिए बहुत नए थे। मैंने कभी फूड लॉ नहीं पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं था लीगल मेट्रोलॉजी देखता क्या है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है, एनजीटी में काफ़ी काम किया है तो पता था हाँ एक ऐसा लॉ है, बट उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो ये 3 चीज़ें मैंने सीखी लास्ट 3 सालों में एंड नाउ आई कैन से कि हाँ इन लॉज की नॉलेज है। सो वो एक एडिशन हुआ मेरी किटी में ऑफ सीपीसी सीआरपीसी जो आपने और लॉज पढ़े हैं एंड एक एडिशन, सो दैट्स बिन ग्रेट। बट हाँ सो थैंक्स टू वॉलमार्ट, एक तो वो एक्सपोजर हुआ, बिजनेस समझा एंड मैनेजमेंट ऑफ द CXOs, आपके कंपनी के बोर्ड, आपके CEOs, CFOs, उनको आप किसी लॉयर को बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, आप ये काम करेंगे तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, बट टू एक्सप्लेन टू द बोर्ड मेंबर्स दैट हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इवन दो इसमें रेवेन्यू हिट है बट लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन सही रहेगा। सो वो मैनेजमेंट मैंने सीखा है। लास्टली जो मैंने सीखा है, मेरे को हमेशा लगता था कि इन हाउस काउंसिल्स काम नहीं करते हैं। वाओ आई वाज रॉन्ग, आई वाज रियली रॉन्ग अबाउट दैट। आई थिंक मैं इस तरह भी बता दूं आपको, जितने मैंने इन हाउस को अभी तक इंटरव्यू किया है मुझे लगता है दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो मुझे कभी ये डाउट नहीं था कि काम नहीं करते, मुझे ये डाउट था कि आप लोग काम करते हैं इसलिए हमारे लिए काम कम हो जाता है। उस सवाल पे मैं आऊंगा बात। सो हाँ, तो ये 5-6 मेरी जो लर्निंग्स है 3 साल में ये, एंड द बेस्ट वन हैज बीन कि इन हाउस काउंसिल्स बहुत काम करते हैं जी, और उनको डबल काम करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू मैनेज देयर एक्सटर्नल काउंसिल्स एज वेल एज मैनेज देयर बिजनेस relationships, because ultimately वो आपके customers है, आपका business. So एक sense of ownership जो है काम की, वो I think in-house counsels में ज़्यादा है than external counsels, because external counsel objectively आपको एक view दे सकते हैं जी, but in-house counsels
ये आपका काम है, you have to own this right now, नहीं तो business suffer करेगा. So yes, that's the thing that I handle and those are my learnings from this experience. No, excellent. I think बड़ी बारीकी से आपने समझा कांक्षा, इतनी बढ़िया तरीके से बेबाकी से ये जो आपने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए फायदेमंद रहेंगे. इससे मेरे 2-3 सवाल हैं आपके लिए. पहला सवाल तो जब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको लगता था कि जब आप जाएंगे इन हाउस में तो आप जड़ से प्रॉब्लम खत्म कर देंगी, पर ये मिसकंसेप्शन रहा आपका, मेरा भी था पहले कि शायद ऐसा होता होगा, लेकिन आपको लगा यार कि क्योंकि बिजनेस को लॉ समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉ वैसे भी देश में कम लोग समझते हैं, और जब कहते हैं ना when something messy happens then people run to lawyers, और फिर हम किसी कहते हैं कि भैया बचा लो, तो फिर कोर्ट का आते हो कि कोई भी इंसान कहते हैं ना मजबूरी में डॉक्टर, पुलिस या वकील के पास जाता है, ये पुरानी कहावत है. तो जब आपने देख लिया तो कई बार पहला सवाल तो मेरा ये है फ्रॉम अ लिटिगेटिंग लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जब हम इन हाउस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो वकील हैं, जैसे आप इतनी उत्तीर्ण वकील हैं, आपने जगह जगह काम किया, इतना रिच एक्सपीरियंस रहा आपका, अब आप इन हाउस चले गई, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बिलिंग होती थी किसी लॉ फर्म की, किसी वकील की, वो रुक जाती है, क्योंकि वो जो काम उनके पास जाना था वो जाएगा नहीं. तो एक तो इस पे आपका क्या विचार है, और दूसरा फिर आप कहती हैं इसी बात को कि एक्सटर्नल काउंसिल का वो एक अलग ओपिनियन होता है और इंटरनल काउंसिल का अलग होता है. उसमें मैं बांधूंगा, पहले आप इसका सवाल दीजिए, जवाब दीजिए मुझे कि उसका आप पे क्या विचार है, क्योंकि फर्म्स आर सफरिंग, लॉयर्स आर सफरिंग, बट इन हाउस काउंसिल्स आई थिंक आर फ्लरिशिंग. मैं इससे डिसएग्री नहीं कर सकती हूँ, बट ऑनेस्टली ये ना उन कंपनीज के साथ होता है जो काफ़ी बड़ी हैं, जिनकी लीगल टीम्स काफ़ी बड़ी हैं, बट स्मॉलर कंपनीज, उन काफ़ी लोग अभी भी लॉ फर्म्स पे रिलाई करते हैं, एंड करना भी चाहिए. एंड बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं है बिल्कुल रिलाई नहीं करती हैं, बट हाँ छोटे कामों के लिए रिलाई नहीं करती हैं. एंड बहुत बार होता है दैट किसी को समझाने के लिए आपको एक बैकिंग चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट की. सो हो सकता है कि आपके कहने पे ना माने आपके बोर्ड और आपके CEOs, बट अगर वो बैक्ड है बाय एन एक्सटर्नल काउंसिल, एक ओपिनियन है उनका कि हाँ ये इस तरह से ही पैन आउट करेगी सिचुएशन, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हेन एक्सटर्नल काउंसिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है कई बार इन हाउस काउंसिल्स के साथ. तो हाँ ठीक है, आप बोल रहे हैं, पहले ये बताइए कि वो बड़ी वाली फर्म जिसको हमने हायर किया था वो क्या बोल रही है. तो हाँ, आई अग्री कि वो होता है कि अगर आप इन हाउस काउंसिल्स आ जाते हैं बीच में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई थिंक अभी भी हम काफ़ी रिलाई करते हैं एक्सटर्नल लॉ फर्म्स पे. जी, तो दूसरा सवाल मेरा ये, क्योंकि आपने देखिए एकदम साफ जवाब दिया इसका, यू नेवर मिस्ड योर वर्ड्स, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. दूसरा ये कि यू आर अ लॉयर बट नाउ यू आर आल्सो बिजनेस पर्सन इन अ कंपनी, है ना. तो जैसे आपने कहा कि बिजनेस तो डील करना है, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस का हित भी देखना है, और उनको ये भी समझाना है कि भाई लॉन्ग टर्म ऐसा होगा, बिकॉज कोर्ट में इतने जजमेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, इतने आर्गुमेंट्स आपने देखे हैं, आपको पता है कि एक तो कोर्ट क्या कहेगा, और दूसरी फ्लिप साइड ये दैट लिटिगेशन का आल्सो बी अ गैम्बल कि ये नहीं पता कोर्ट क्या करेगा, यू नो. तो ये बहुत एक बड़ा मैं समझता हूँ जो अपने आप में एक लैक्यूना, और सिर्फ इंडियन नहीं, दिस इज लिटिगेशन अक्रॉस द ग्लोब. तो इस पे आपका क्या कहना है, बिकॉज दिस इज और लिटिगेशन इंश्योरेंस नहीं होती हमारे देश में, जहां तक मुझे पता है, यू मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक टाइम हैज कम व्हेन लिटिगेशन इंश्योरेंस शुड आल्सो बिकम अ पार्ट, एंड लॉयर्स यू नो शुड आल्सो बी इंश्योर्ड, एंड उनके नाम पे इंश्योरेंस लेनी चाहिए, मैं तो ये भी कहूंगा, बिकॉज कोई भी इंसान, चाहे वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम का हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर का हो, चाहे वो इंश्योरेंस री इंश्योरेंस का हो, शिपिंग एविएशन का हो, या किसी FMCG का हो, stakes are high, you know, and litigation is costly, especially if you have to fight from the lowest level to the highest level in the country, and also travel. अभी तो खैर वर्चुअल चल रहा है, पर जो ट्रैवल है, इस पे आपका क्या कहना है कि how can you know one ब्रिज दिस गैप, कैसे करें इसको? So it's a little difficult ये गैप को ब्रिज करना, एंड स्पेशली कंसिडरिंग लिटिगेशन इंश्योरेंस नहीं है, गैम्बल होता है मोस्टली हमारे साथ, तो उसमें दैट्स व्हेन इन हाउस काउंसिल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई जब हम इन हाउस काउंसिल्स, एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट मेरा मानना है, तो अब जब मैं कोई हायरिंग करती हूँ तो मैं इंश्योर करती हूँ, इवन मैं कॉन्ट्रैक्ट्स टीम के लिए अगर कोई हायरिंग हो रही है, आई वुड इंश्योर दैट द पर्सन हैज एटलीस्ट 2-3 years ऑफ लिटिगेशन एक्सपीरियंस, बिकॉज एज आई सेड होलिस्टिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ लॉ, एंड दैट इज समथिंग आई हैव अंडरस्टूड, एंड आई हैव रियलाइज नाउ दैट जैसे मुझे कॉर्पोरेट लॉ की इतनी समझ नहीं थी, तो अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं थ्रू एंड थ्रू लिटिगेशन लॉयर रही हूँ, एंड वाइस वर्सा, कि अगर कोई कॉर्पोरेट लॉयर है उनको थोड़ा लिटिगेशन एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो बेटर मैनेज कर पाएंगे अपनी इन हाउस पोजिशन को. सो दैट इज वेयर इन हाउस काउंसिल इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज
आई थिंक वो आपको एडवाइस बेटर कर पाएंगे कि वो आपका बिजनेस जानते हैं, वो लॉ जानते हैं. सो जस्ट टू टेक दैट डिसीजन कि इस चीज़ के लिए हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत है भी कि नहीं, या फिर हमें एक ये रिस्क लेकर हम आगे बढ़े. सो वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन होता है, एज यू सेड गैम्बल होता है, आपको नहीं पता ये बैकफायर कर जाएगा कि नहीं. अगर ये बैकफायर कर गया सो देन वेल इट्स योर नेक ऑन द लाइन. सो आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हैं एज एन इन हाउस काउंसिल. And there are times that we have made a decision that we will not go to court for this, और मे बी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हमारे अगेंस्ट कोई नोटिस निकाला है जिसका हमने जवाब दे दिया है, बट अथॉरिटी नहीं मान रही है कि हमारी गलती नहीं है. सो इन दैट केस द क्वेश्चन ऑफ क्या हम यहाँ पे एक फाइन पे करके इस सिचुएशन से बाहर निकले या हम इसको चैलेंज करें. सो यू नो सिचुएशंस लाइक दैट. एंड इन-हाउस काउंसिल्स के साथ अ लॉट ऑफ टाइम्स थिंग इज कॉस्ट, बिकॉज आप खुद एक कॉस्ट सेंटर हैं, तो कॉस्ट बचाना, क्योंकि आप रेवेन्यू तो कमा नहीं रहे हैं कंपनी के लिए, तो जब आप कॉस्ट बचाते हैं सो दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी गोइंग अहेड, दैट इज योर रेवेन्यू मेकिंग फॉर द कंपनी. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो डिसीजंस लेना कि कब कोर्ट जाएं कब नहीं जाएं, क्या चैलेंज करें क्या नहीं करें. आपको पता है कुछ जजेस किस तरह से इस लॉ को डिसाइड कर सकते हैं, outcome क्या हो सकता है, and all of that. And also sometimes there are a lot of organizations like FICCI and Retailers Association of India. क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन organizations को represent करें and ये organizations फिर court में represent करें. So that's also another part, is something that I've learned now, that that's a good way of going about it. And अगर साथ मिलके किसी law को या किसी notification को challenge करेंगे तो it works. Sometimes it works in telling the judges कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद हमें अभी नहीं दिख रहा है, but in long term ये कैसे pan out हो सकता है. Because especially food law, it is immediately law आ जाता है and 6 महीने 1 साल का आपको compliance का time मिलता है, लेकिन वो practical नहीं होता है बहुत बार. So through the representations with these organizations आप बहुत बार दिखा सकते हैं कोर्ट को कि इसकी आप प्रैक्टिकलिटी देखिए और फिर बताइए ये लॉ वैलिड है कि नहीं, या इसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है कि नहीं. So yes, that's how I think we can work it out. I think that's an excellent answer. So much of thought process. और मेरा थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा आकांक्षा पॉइंट कि जितने भी लोग मैं समझता हूँ हायर पोजीशन में या नॉर्मल पोजीशन में भी, चाहे वो जज हों, चाहे वो बिजनेस हाउसेस हों, चाहे वो लॉयर्स हों, अगर स्ट्रेस से जूझते हैं, उसका एक इमोशनल क्वेश्चन बहुत होता है जो मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, विच इज इनविजिबल. क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस जो होता है, जो एंजाइटी होती है बिजनेसेस की रेवेन्यू जनरेट करने की या लिटिगेशन में जाने की, और जो मैंने एक बताया कि the unforeseen reality of what is going to happen, no one knows what is going to happen in the court the next day. तो उसका जो एक बहुत इमोशनल टॉयल हो जाता है हम पे, इसको लेके मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एज अ मार्केट प्रोडक्ट आई थिंक शुड बी लॉन्च फॉर लीगल इंडस्ट्री. क्योंकि हो सकता है बिजनेस गलत ना हो सकता है कोर्ट भी गलत ना हो, लेकिन जिसको स्ट्रेस है, लाइक एज अ इन हाउस यू सेड योर नेक इज ऑलवेज ऑन द लाइन बिकॉज समबडी हैज टू बी आंसरेबल. तो उसको लेके मैं समझता हूँ कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट कॉमर्स, कि उसको लेके ही लोगों को स्ट्रेस होता है. भाई अगर लाइफ सही चल रही है तो किसी को स्ट्रेस नहीं होगा, पर बिजनेस का स्ट्रेस ये है कि हमारा इतना रेवेन्यू बचे. वकील जो इन हाउस है उनका स्ट्रेस ये है कि भैया हमें आपका पैसा ही बचाना है, आपको लीगल एडवाइस भी देनी है. और कोर्ट का स्ट्रेस ये है बिकॉज दे आर द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. तो हर कोई उनको, तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई आकांक्षा की इंश्योरेंस वाकई बहुत जरूरी चीज है. मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में चाहे वो फिक्की हो, सीआईआई हो या गवर्नमेंट हो, मिलजुट के इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में सोचना चाहिए. मेरे ख्याल से लंदन या यूके में तो एक लिटिगेशन हेज फंड की प्रक्रिया को सालों पहले शुरू कर दी गई थी कि कैसे कैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज इस पे आती हैं और अपना जो एक उनका फाइनेंशियल कुशन होना चाहिए. क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस या कॉमर्स कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहां पे अगर इंश्योरेंस है तो लीगल इंडस्ट्री में क्यों नहीं होनी चाहिए. मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है. मे बी विल हैव इन फ्यूचर डिफरेंट डिबेट एंड वेबिनार ऑन दिस. आखिरी के कुछ और सवाल, मुझे पता है आपका समय बड़ा जरूरी है, ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर पे वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, तो कितना फर्क आपने पाया, एक एक्चुअल वर्किंग इन एन ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, वन which is more effective, and second, according to you, going forward, do you think work from home will become a reality going forward, or will there be a hybrid model? Okay, I'll answer the second question first. I think there will be a hybrid model, and I think most companies have moved towards it. जी. Sorry. And
बिकॉज इवन आई थिंक बहुत कंपनीज ने किया दैट दे गॉट द पीपल बैक रोटेशनल बेसिस पे ले आए वापस उनको, या 2 weeks or one set people and the other set of people, and they realize कि infrastructure पे आप बहुत ज़्यादा cost save करते हैं. Correct. And there are a lot of benefits on, I mean, this is probably, companies shouldn't hear this, but a lot of benefits are being saved for them, because you have to provide like MNCs for sure, provide food, provide things like tea and coffee and AC and all of that. So उस पे cost saving बहुत ज़्यादा है companies के लिए. And they realize कि अब तो 1.5 साल हो गया है, हम घर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी. कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन की शायद ज़रूरत है. मैंने ऑनेस्टली अभी तक वो फेस नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर लास्ट ईयर स्टार्टिंग में जब आप अपनी फाइल्स को अभी आपने पूरा डिजिटाइज नहीं किया था एंड सडनली द पैंडेमिक हिट. सो वो एक चैलेंज था, बट अदरवाइज आई थिंक हम हाइब्रिड मॉडल में हम हाइब्रिड मॉडल में काम करें. बट yes, I think that will be the future, and we will continue like this at least for another 1 year, 1.5 years for sure. And करना भी चाहिए, because I'm not sure करना चाहिए कि नहीं, because the biggest criticism for work from home is that आपके working hours नहीं है कोई. आप सुबह 8 बजे से अगर काम शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आप अच्छा 6 बज गए I'll wrap up and go home. जी. आप वहीं पर हैं, आपको रात को 10 बजे भी कॉल्स आ रहे हैं बिकॉज बिजनेस को ज़रूरत है या कोई क्लाइंट है जी जिसको ज़रूरत है. तो वो थोड़ा एक क्रिटिसिज्म है वर्क फ्रॉम होम के लिए, बट आई थिंक हम धीरे धीरे वर्क लाइफ बैलेंस भी सीख रहे हैं उसके लिए, एंड आई एम होपिंग दैट हम लोग वो मैनेज कर पाते हैं. ऑल्दो आई डोंट थिंक कोई भी इस समय बहुत अच्छे तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहा है, बिकॉज पैंडेमिक है तो लोगों को अपनी नौकरी जाने का बहुत डर है, और हमने देखा भी ये काफ़ी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है. तो स्पेशली द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड द होटल इंडस्ट्री, एंड बहुत सारे लोग जो हैं आज उनके पास नौकरी नहीं है, दे आर प्रॉब्ली यू नो द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. सो इन दैट सिचुएशन एक वो प्रेशर बन जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, रात को 12 बजे तक काम करेंगे बट एटलीस्ट सैलरी मिल जाएगी. सो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट आई थिंक वी फेस्ड इन द पैंडेमिक. बट वन थिंग दैट हैज बिकम इफेक्टिव is we have realized that we can work with less resources. जी. एंड क्योंकि इस सेकेंड वेव में तो आई थिंक हम या तो किसी को जानते हैं या खुद कोविड से प्रभावित ज़रूर हो गए. कहीं कोई खुद आप बीमार हो गए, या आपके कलीग्स हैं या आपके दोस्त हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है सबके साथ. एंड उस समय आपने रियलाइज़ किया दैट इट्स ओके, हम मैनेज कर सकते हैं. हम एज अ सोसाइटी आई थिंक वीव कम टुगेदर, which is something great that has happened. Although at the cost of what is, I'm not sure if that's a good thing, but okay, looking at the silver lining. And when it comes to working, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए. आई थिंक अगर हम वर्क फ्रॉम होम एंड MNCs की बात करें, एक लैपटॉप, एक आपका हेडफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, दीज आर द 3 things that are important for you. एंड आप काम कर सकते हैं. You don't need everything else around you to work. So minimalist living when it comes to working is, I think, is my experience and my learning कि आप कर सकते हैं ये काम कुछ 3 या 4 चीज़ों के साथ. आपको एक बहुत बड़े ऑफिस स्पेस की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यू मिस इंटरैक्टिंग विद पीपल, तो वो ह्यूमन कनेक्ट टूट जाता है. बट आई एम होपिंग कि वी विल लर्न एंड वील गेट सम टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली, विच हम लोग जो ऑर्डिनरली नहीं कर पाते हैं. आप 12 घंटे काम करने के बाद आई डोंट थिंक आप हम में से कोई भी घर आकर बहुत एंथुसियास्टिक होता है किसी से इंटरैक्ट करने के लिए. But I think now we're learning and we're hoping that we can do a better job of it. I think that's a very emphatic and empathetic answer, also very straightforward answer and a very humane answer. And thank you for that, Akanksha. इतनी सफाई से आपने बातें साझा की हमसे. और इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक जो परंपरागत विधि है हमारे प्रोग्राम की, हमेशा हम क्लोजिंग कमेंट्स मांगते हैं अपने दर्शकों से और उनसे कहते हैं कि जो हमारे साथ यूथ जुड़ा है उनके लिए अपने कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हैं. और मैं हमेशा ये एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो मैं यूथ कहता हूँ तो मेरा फिजिकल एज से मतलब नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से भी हुआ यंग एट हार्ट एंड यंग एट माइंड. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बस ये that one, please be safe. That's very important these days. Be grateful for things that you have in life. And when it comes to becoming a lawyer, please कोशिश कीजिए कि as I've said, मुझे litigation बहुत पसंद है, so आप please कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि litigation में practice कर सके. एक बात जो मैंने starting में नहीं बोली थी,
दैट लिटिगेशन में जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी लर्निंग आती है आपके सीनियर्स से, आपके कॉलीग्स से, जजेस से, बट आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग्स दैट आई हैव हैड इज जो कोर्ट क्लर्क्स हैं और जो आपके मुंशी हैं एंड जो उनके साथ फाइलिंग सीखते हैं, आई थिंक उससे बेटर लिटिगेशन की प्रैक्टिस और नॉलेज आपको कहीं से नहीं मिल सकती. सो एट द एंड आई जस्ट लाइक टू से respect them, they'll teach you a lot, sometimes they'll teach you more than your seniors. जी जी, बड़ी बढ़िया बातें आज आपने की आकांक्षा. हमसे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. और सभी साथियों से हमारी अपील रहती है कि अगर आपको हमारी मुहिम समझ आती हो, इस प्रोग्राम की पॉजिटिविटी अगर आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज़ इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं. और इसका सबसे सरल तरीका है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Until next time, see you soon. Thanks, Jal.